हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो एसपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 1 क्लास जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न सॉल्व करे हुए हैं या फिर पेपर जो सॉल्व करे हुए हैं वो भी उस प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। और ये जो अब क्लासेस डेली लगातार होंगी दोस्तों, ये भी उसी प्लेलिस्ट में सेव होती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन कौन सी सेक्शन से क्वेश्चन चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट वाइज चाहिए। जैसे 2 दिन हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए या फिर दोस्तों आपको जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं जैसे सभी सब्जेक्ट की उस तरह की वीडियो आपको चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये जो क्लास है दोस्तों ये HRTC, कंडक्टर, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अशोका इंस्क्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वाज डिक्लेयर्ड टैक्स फ्री एंड प्रोक्लेम्ड ओनली 1/8 पार्ट एज टैक्सेबल। तो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और कर योग्य के रूप में केवल 1/8 भाग घोषित किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है किस शहर को कर मुक्त घोषित किया गया था। तो ऑप्शन है कुशीनगर, लुम्बिनी, काठमांडू या फिर सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लुम्बिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और महात्मा बुद्ध का जन्म जो था दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इसी करके दोस्तों इस स्थान को अशोक ने कर मुक्त घोषित कर दिया था। अब इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो दोस्तों At the 20th anniversary of his enthronement, Ashoka announced Lumbini as tax-free and proclaimed only 1/8 part as taxable. Description of this fact is found in the inscription of निकलवा एंड रुमिनदई। तो दोस्तों कौन से इंस्क्रिप्शन में इसका वर्णन है? तो दोस्तों तो ये जो 2 अभिलेख का नाम दिए हुए हैं इसमें दोस्तों इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बुक बृहत कथा वाज रिटन बाय। तो आपको बताना है जो फेमस बुक है बृहत कथा ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी, ऑप्शन आपके सामने है, गुणाढ्य, सर्वा बर्मन, पाणिनि या फिर राधा गुप्त। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी गुणाढ्य के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, गुणाढ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों गुणाढ्य कौन था दोस्तों? तो जो सातवाहन शासक था हाल ये उसके दरबार में रहता था, उसके दरबार का कवि था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बाकी आप एक्सप्लेनेशन देखिए, द फेमस बुक बृहत कथा वाज रिटन बाय गुणाढ्य हु वाज द ग्रेट स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ सातवाहना किंग हाला। तो दोस्तों जो कवि था हाल उसके दरबार में दोस्तों ये एक जो इसका स्कॉलर हुआ करता था। गुणाढ्य जो था दोस्तों सातवाहन राजा था हाला, उसके दरबार में ये स्कॉलर हुआ करता था, उसी के द्वारा जो बृहत कथा है ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट सिंबल रिप्रेजेंट निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा। तो आपको बताना है कौन सा प्रतीक जो है बुद्ध के निर्वाण का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, लोटस, भील, हॉर्स या फिर बोधि ट्री। तो आपको बताना है कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बोधि ट्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोधि ट्री। बोधि ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में आप डिटेल देखिए। तो बोधि ट्री इज द सिंबल ऑफ निर्वाणा ऑफ द गौतम बुद्धा। ऑन द अदर हैंड स्टूपा रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। दोस्तों जो डेथ का जो सिंबल था वो क्या था? तो स्टूपा जो था ये डेथ का सिंबल था और जो बोधि ट्री है दोस्तों ये जो सिंबल है निर्वाण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हॉर्स जो है यहाँ पे बताया हुआ है, जो हॉर्स है ये किसका सिंबल है? तो दोस्तों ये है डेन्यूसिएशन ऑफ बुद्धास लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस of domestication of animals has been provided by आदमगढ़ in which of the following state is located आदमगढ़। तो आपको बताना है दोस्तों पशुपालन का जो सबसे पहला प्रमाण मिला था वो आदमगढ़ से मिला था। तो आपको बताना है जो आदमगढ़ है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले जो पशुपालन का प्रमाण मिला है तो 2 जगहों से मिला था। तो एक है आदमगढ़ और दूसरा है बागोर। तो आदमगढ़ जो है दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और जो बागोर है दोस्तों वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में।
तो आगे जो एक्सप्रेशन है उसी में यही दिया हुआ है, जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैज़ बीन फाउंड इन आदमगढ़ इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बागौर इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है द हाइमन ऑफ ऋग्वेदा वर कंपोज्ड बाय। ऋग्वेद के सूतकों की रचना की थी तो किसने करी थी दोस्तों? तो ऋग्वेद ये जो सूतक थे इसकी जो रचना करी गई थी, जो ऋषि थे उन्हें क्या कहा जाता था? होत्री। ऑप्शन इसका ये जो है वो सही हो जाएगा, होत्री राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों उद्गात्री जो है वो किसे कहा जाता था? जो सामदेव के जो उसमें रचित उसमें गीत या फिर मंत्र थे उसका उच्चारण करने वाले को उद्गात्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सुल्तान एट दिल्ली व्हेन द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। तो आपको बताना है कौन सा दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी स्थापना हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, और दो भाई थे हरियर और बुक्का, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और उसमें जो दिल्ली का सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बारे में वही डिटेल में दिया हुआ है। 1336 में स्थापना करी और जो शासक था दिल्ली सल्तनत का वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है द मनसबदारी सिस्टम वाज पोर्ड फ्रॉम। तो मनसबदारी जो प्रणाली है आपसे पूछा गया है ये कहाँ से ली गई है? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फिर पर्सिया। तो ये ली गई है दोस्तों मंगोलिया से। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, मंगोलिया। और फर्स्ट टाइम दोस्तों ये किसके समय में इम्प्लीमेंट हुई थी? तो ये इम्प्लीमेंट हुई थी अकबर के समय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप जो नोट्स है इसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी इन नोट्स को आप देख सकते हैं, मैं जब पीडीएफ दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर तो आप उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट द रियल नेम ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय वाज। तो दोस्तों आपको बताना है जो शाह आलम द्वितीय था उसका रियल नेम का क्या था? जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, उसी के समय में दोस्तों जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी प्राप्त हुई थी। तो इसका जो नाम था दोस्तों वो क्या था? अली गौहर इसका नाम था। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा, अली गौहर इसका नाम था। तो आप देखिए द रियल नेम ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम। तो इसका जो शासनकाल था वो क्या था दोस्तों? 1759 से लेके दोस्तों 1806 ईस्वी तक दोस्तों इसने शासन किया था, लेकिन नाम मात्र इसने शासन किया था। और आप सभी को पता है जो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी उसी में दोस्तों इनकी हार हुई थी। और दोस्तों उसी के बाद दोस्तों 1765 में दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड ऑन जून 11, 1665 बिटवीन मुगल एंड मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज हु रिप्रेजेंटेड मुगल इन हिज ट्रीटी। तो दोस्तों जो पुरंदर की संधि हुई थी आपसे पूछा है मुगल और मराठों के बीच, जो मराठा थे शिवाजी महाराज उनके बीच हुई थी। तो आपको पूछा गया है जो मुगल सेना थी उसका प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है जय सिंह, ऑप्शन आपके सामने है जय सिंह, मान सिंह, कौन कौन से थे? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है जय सिंह, मान सिंह या फिर राम सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका जय सिंह प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड प्रिंसिपैलिटी ऑफ गजनी इन 1962। तो आपको बताना है 962 ईस्वी में गजनी जो रियासत थी इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ऑप्शन है महमूद गजनबी, सुबुक्तगीन, अल्पतगीन या फिर एक अन्य ऑप्शन है दोस्तों शान महमूद। दोस्तों जो गजनी साम्राज्य था इसकी स्थापना करी गई थी 962 ईस्वी में अल्पतगीन के द्वारा। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो सही हो जाएगा। ये एक तुर्क सरदार था दोस्तों अल्पतगीन, लेकिन दोस्तों 962 में इसने स्थापना करी और 963 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दोस्तों इसका दामाद था सुबुक्तगीन जो था उसने गजनी साम्राज्य को सुदृढ़ किया था, और जो महमूद गजनबी था दोस्तों वो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये मैंने बता दिया, ये उसी के बारे में है, एक्सप्लेनेशन है। फॉर द फर्स्ट टाइम ए फेमिन कोड वाज फॉर्मुलेटेड इन दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। दिल्ली सल्तनत में अकाल संहिता या आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत में दोस्तों पहली बार जो काल संहिता थी वो किसके शासनकाल में पड़ी थी? तो दोस्तों ये पड़ी थी किसके शासनकाल में बनाई गई थी दोस्तों, सॉरी दिल्ली सल्तनत में जो अकाल संहिता है फेमिन कोड जो है दोस्तों वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर डायनेस्टी का नाम पूछा गया है, जैसे जो स्लेब्स हैं तुगलक या फिर खिलजी या फिर लोदीज। दोस्तों ये जो
अकाल संहिता पहली बार बनाई गई थी, यह तुगलकों के समय बनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में अकाल संहिता पहली बार बनाई गई थी दोस्तों तुगलकों के समय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों उसमें जो दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट है, द चीफ बेस ऑफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो दोस्तों आपको बताना है इसका मुख्य आधार जो था वो भारत के किस राज्य में था। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर पूछा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आप मुस्लिम लीग को मत लेना, ये बात हो रही है दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस की। तो दोस्तों ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी दोस्तों, इसका जो मुख्य आधार था वो कहाँ था, तो इसका मुख्य आधार था केरला में। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप नोट्स देखिए, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वाज formed in the year 1948. It is an Indian political party primarily based in the state of Kerala. After the partition of India in 1947, the All India Muslim League was succeeded by the IUML in the New India. दोस्तों ये आप देख सकते हैं IUML इसका शॉर्ट नेम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट न्यूज़ पेपर केसरी वाज पब्लिश्ड बाय। तो आपको बताना है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो समाचार पत्र था केसरी, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केसरी पत्र था दोस्तों, दो पत्र पब्लिश किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एक था केसरी और दूसरा था मराठा। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, वेयर इज द लोकेटेड हजूर साहिब गुरुद्वारा विच इज़ द वन ऑफ 5 तख्त ऑफ सिखिज्म। हजूर साहिब गुरुद्वारा आपको बताना है कहाँ स्थित है, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। तो दोस्तों कहाँ है हजूर साहिब गुरुद्वारा, तो ये है दोस्तों नांदेड़ में। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, नांदेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों आपको बताना है जो नांदेड़ है यहाँ पर कौन से सिख गुरु की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। द लोकेशन ऑफ 5 तख्त इज फॉलो एज। अकाल तख्त कहाँ है दोस्तों, अमृतसर में है। और केशगढ़ साहिब जो है ये कहाँ है, अनंतपुर साहिब में है। पटना साहिब जो है दोस्तों वो है पटना में। और जो हजूर साहिब है वो कहाँ है, नांदेड़ में। और जो दमदमा साहिब है वो है दोस्तों तलवंडी साबो में, जो कहाँ है, बठिंडा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर जहांगीर इशूड द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एस्टैब्लिशिंग द ट्रेड एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। किस वर्ष जहांगीर ने भारत में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर जारी किया था। किस वर्ष किया था दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो सबसे पहले अंग्रेज जो था वो जहांगीर के दरबार में जो गया था वो कौन गया था दोस्तों, तो वो गया था दोस्तों विलियम हॉकिंस जो था सबसे पहले गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा है किस वर्ष जहांगीर ने भारत में व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर जारी किया था। तो ये किया था दोस्तों 1617 में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1617। बाकी इसके बारे में नोट्स हम देखते हैं दोस्तों। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था सबसे पहले गया था जहांगीर के दरबार में 1608 में, लेकिन दोस्तों उसको परमिशन नहीं मिली थी। और उसके बाद दोस्तों कौन गया था, थॉमस रो गया था, और उसने दोस्तों 1615 में गया। और 1617 में दोस्तों जहांगीर ने इसको चार्टर जो था वो इशू कर दिया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कलकत्ता बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो किस वर्ष दोस्तों कलकत्ता जो थी ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। ऑप्शन है 1768, 1770, 1772 या फिर 1776। तो कलकत्ता बनी थी दोस्तों ब्रिटिश भारत की राजधानी 1772 में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उसमें बंगाल का कौन था गवर्नर जनरल, कौन था दोस्तों, तो वो था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स था। तो आप देख सकते हैं इन द ईयर 1772 द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग शिफ्ट ऑल द डिपार्टमेंट फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। तो कहाँ से दोस्तों, मुर्शिदाबाद से राजधानी कलकत्ता शिफ्ट हुई थी। उसके बाद 1911 तक दोस्तों ये राजधानी रही थी। उसके बाद दिल्ली को दोस्तों ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बना दिया गया था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स। तो दोस्तों पुस्तक है महात्मा गांधी और उनके मिथकों के, बुक का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी और उनके मिथ। तो इस पुस्तक दोस्तों आपको बताना है राइटर कौन है। ऑप्शन है डोमिनिक लेपियर, मार्क शेफर्ड या फिर मिन्नो मसानी या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसके लेखक हैं दोस्तों मार्क शेफर्ड। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मार्क शेफर्ड। दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है महात्मा गांधी एंड हिज मिथ, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह इन द रियल वर्ल्ड। तो इस बुक का पूरा नाम है और किसके द्वारा लिखी गई है, तो मार्क शेफर्ड के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट
इलेक्टोरेट्स फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। तो आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बताना है किसने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार के आधार पर भारत के लिए पृथक निर्वाचक मंडल निर्धारित किया था। दोस्तों किसने किया था? जो रामसे मैकडोनाल्ड थे, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों कम्युनल अवार्ड का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में जो नोट्स दिया हुआ है। बाय विच चार्टर्ड एक्ट फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया था? तो दोस्तों किस चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार दोस्तों शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन दिया गया था? फर्स्ट जो फाइनेंशियल एलोकेशन थी, तो दोस्तों ये था दोस्तों चार्टर एक्ट 1813। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप नोट्स देखिए। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 प्रोवाइडेड फाइनेंशियल ग्रांट फॉर revamping the Indian literature and promotion of science. The act provided financial allocation of 1 लाख for education for the first time। तो कितना दोस्तों? 1 लाख का दोस्तों जो वित्तीय आवंटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, आपको पूछा है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे द्वारकानाथ टैगोर। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, द्वारकानाथ टैगोर। 1838 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो आप देख सकते हैं, इन 1838 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंड लॉर्ड द जमींदारी एसोसिएशन प्रॉपरली नोन एज लैंड होल्डर सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द्वारकानाथ टैगोर इन बंगाल। तो बंगाल में इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों। और आपके लिए क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी रोट ए प्ले नील दर्पण टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नील किसानों के उत्पीड़न को चित्रित करने के लिए नील दर्पण नाटक लिखा था? तो ऑप्शन है शंभुपाल, ईश्वर चंद्र रॉय, हरीश चंद्रा मुखर्जी या फिर दीनबंधु मित्रा। तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।